आर्सेनल आउट, जी पोस्टेकॉग्लू आउट, सब आउट हो गए हैं। अभी आई थिंक काराबाओ कप हुआ था उसमें, तो उसकी बात करते हैं और बहुत सारी न्यूज आई है उसकी बात करते हैं इस एपिसोड में। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड, चलो। Guys, welcome back to the episode. ज्यादा प्रीमियर लीग एक्शन और ज्यादा एक्शन हमें देखने को नहीं मिला, कुछ एक्शन हमें जरूर देखने को मिला। काराबाओ कप के मैचेस हुए थे जिसमें डिसाइड हुआ था कि फाइनल में कौन आएगा, और वो मैचेस हो गए। और उसके अलावा कुछ न्यूज भी आ गई, तो सबकी बात करेंगे इस एपिसोड में। और आने वाले ये जो वीकेंड आ रहा है इसमें प्रीमियर लीग नहीं है, बट इंटरेस्टिंग मैचेस हैं एफए कप के, तो उसकी बात करेंगे। उसमें 2 मैचेस की मैं मेजरली बात करूंगा, जनरल बाकी मैचेस तो इजी होंगे दूसरी टीम्स के लिए। अगर कोई हारती है, कोई सरप्राइज होता है, तो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ 2 मैचेस की बात करूंगा। सब चीजों की बात करते हैं इस एपिसोड में। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि प्रॉबेबली आपको फुटबॉल के वीडियोस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेंगे अब से, नेक्स्ट वीक से, और इन्हीं 3 डेज में से एक दिन में वीडियो आया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस अनाउंसमेंट से ये वीडियो एपिसोड। तो सबसे पहले कुछ न्यूज की बात करते हैं, कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज की झलकियां आ रही हैं अभी, क्योंकि ट्रांसफर विंडो तो अभी बहुत टाइम बाद है, समर ट्रांसफर विंडो, लेकिन कुछ न्यूज तो आती रहती है फुटबॉल में। तो क्या न्यूज आई? सबसे पहले तो आई है कि भाई चेल्सी आर प्लानिंग अहेड आगे की ट्रांसफर विंडो की, और वो एक विंगर और एक स्ट्राइकर देख रहे हैं, और आंड्रे सैंटोस को अपनी टीम का परमानेंट हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। ना रोमेलो लाविया हमेशा इंजर्ड रहते हैं, और एंजो और काइसेडो पे स्ट्रेस बहुत है, इसीलिए एक आंड्रे सैंटोस जैसा प्लेयर जो अभी बहुत अच्छा कर रहा है स्ट्रासबर्ग में, उसका आना चेल्सी के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब चेल्सी क्या करेगी उसके साथ वो बाद में पता लगेगा, बट अभी के लिए चेल्सी ने ये कहा है कि क्योंकि उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो रही है और वो इतने अच्छे प्लेयर निकल के आ रहे हैं, अगले सीजन में चेल्सी को क्लब वर्ल्ड कप खेलना है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस लीग में भी चले जाएं, और फिर प्रीमियर लीग और कप में भी उनको पार्टिसिपेट करना है। तो इतने सारे मैचेस खेलने हैं, उनको बैकअप चाहिए होगा, अच्छे प्लेयर्स चाहिए होंगे, तो उन्होंने विंगर की प्रायोरिटीज कर दी है, स्ट्राइकर की प्रायोरिटी कर दी है, और एक आंड्रे सैंटोस को क्लब में लाने की प्रायोरिटी कर दी है। गोलकीपर डिफेंडर का क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रही। क्या पता पेट्रोविच वापस आ जाए, क्या पता कोई और मतलब फोफाना प्रॉपर्टी हो जाए, फिर एक और नया सेटबैक आए, बट इन सब चीजों की बात चल रही है। अभी जैसे मैथस अमोगू कुछ प्लेयर को लेके आए हैं, वो तो आई थिंक स्ट्रासबर्ग चले जाएंगे और आंड्रे सैंटोस यहां आ जाएंगे। तो अभी इस सीजन में कैसे निकालते हैं वो भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, अभी बहुत सारे मैचेस खेलने इस सीजन में भी अभी खत्म नहीं हुआ है ये। तो अभी फिलहाल के लिए मैथस ओमोगू पे चांस लिया है, ड्रूसबेरी हॉल पे चांस लिया है। आगे आई थिंक प्रॉब्ली ये सब लोग चले जाएंगे, मैथस तो शायद वहां चले जाएंगे स्ट्रासबर्ग में, और ड्रूसबेरी हॉल को सेल कर दिया जाएगा। उसके बाद चेल्सी अभी कुछ लोगों को हायर करेगी या लेके आएगी। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि विंगर में बहुत सारे हैं उनकी लिस्ट में, स्ट्राइकर में भी कुछ लोग हैं जिसको मॉनिटर कर रहे हैं। अपेरेंटली वो डिफेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, बट डिफेंडर को भी मॉनिटर कर रहे हैं। वो मार्क गेही को ढंग से मॉनिटर अभी किया जा रहा है। तो देखते हैं कि वो एग्जैक्टली किसको लाती है, किसको एंड करती है, वो तो ट्रांसफर में पता लगेगा, बट ऐसी न्यूज आई थी तो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो ये एक चेल्सी की तरफ से न्यूज आई थी कि आंड्रे सैंटोस को उनको लाने का प्लान बन रहा है। उसके अलावा अगर हम और कुछ प्लेयर्स की बात करें जो अभी सडनली एकदम से लाइमलाइट में आ गए हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया उसकी। सडनली एक रैंडम न्यूज आ गई कि हैरी केन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 67 मिलियन से कुछ 53 मिलियन कुछ हो जाएगा, थिंक यूरोस। तो बहुत सारी क्लब्स की नजर रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बायर्न छोड़ के आएंगे, पर अगर वो बायर्न छोड़ के आए तो आपको लग रहा है वो कहां जा सकते हैं? आप देखो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी जरूरत है स्ट्राइकर की, आर्सेनल भी देख रही है स्ट्राइकर, चेल्सी भी देख रही है स्ट्राइकर, टॉटनहम को भी इनफैक्ट जरूरत है,
ये पुरानी टीम है। तो बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनको स्ट्राइकर्स की जरूरत है। इवन अगर डार्विन न्यूज़ चले गए लिवरपूल से तो प्रॉब्ली एक स्ट्राइकर की जरूरत लिवरपूल को ही पड़ सकती है। तो आपके हिसाब से पहले तो क्या हैरी केन आएंगे मैच छोड़ के, फिर वो कौन सा क्लब ज्वाइन करेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है भाई। अगर वो आते हैं वापस तो दो क्लब सामने आ रहे हैं, लंदन के क्लब है टॉटनहम और चेल्सी। अब टॉटनहम तो उनके बॉयहुड क्लब है, वहां उनका जाना बनता है और हो सकता है वो लास्ट सीजन वहां खेलने जैसे नेमार गए हैं अभी सैंटोस में, या फिर क्या पता, क्योंकि चेल्सी के पास, चेल्सी ग्राउंड के पास उनका एक नया घर बन रहा है, क्या पता वो अपने घर के पास रहने के लिए चेल्सी में आ जाए। ये चांस मुझे कम लग रहा है चेल्सी में आने का, क्योंकि चेल्सी और स्पर्स की राइवलरी है और वो नहीं चाहेगा कि स्पर्स में उनकी लेगेसी खराब हो। तो चेल्सी मुझे डाउट लग रहा है, बट देयर इज एन उम्मीद, क्योंकि उन्होंने घर ले लिया है, बट कुछ कह नहीं सकते। बट बड़ा इंटरेस्टिंग ये गेम रहेगा। अगर हैरी केन ने डिसाइड किया कि वो मैच छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे सूटर्स रहेंगे, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग, स्पेशली लंदन क्लब्स, तो उन पे जरूर नजर रखना है। उसके अलावा मैथ्यूस कुनिया का नया रिलीज क्लॉज निकाल दिया है, 62 मिलियन पाउंड या यूरोस का है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैथ्यूस कुनिया भी ऐसे प्लेयर है जिसमें बहुत इंटरेस्टेड लोग रहेंगे। आर्सेनल का लिंक आ रहा था, उसके अलावा न्यूकासल, एस्टन विला, सब नजर रख रहे हैं कि मैथ्यूस कुनिया कहां जाते हैं। लिवरपूल, मतलब वो ऐसे प्लेयर है कि वो किसी भी टीम में फिट हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो चेल्सी जाएगी उसके लिए, बट और सारी टीम्स जो है ना वो जा सकती है। तो मैथ्यूस कुनिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर रहेंगे इस समर ट्रांसफर विंडो के, उनका भी नाम काफी फ्लोट किया जा रहा है अभी। और उसके अलावा ग्रेगोर कोबेल का भी नाम आ रहा है, चेल्सी उन्हें देख रही है एज अ गोल कीपिंग ऑप्शन। चेल्सी पहले तो एक न्यूज आई थी कि चेल्सी गोलकीपिंग ऑप्शन देख रही है, फिर मैंने कहा था जैसे पहले न्यूज आई कि चेल्सी नहीं देख रही गोलकीपिंग ऑप्शन, तो अभी कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स हैं, बट ग्रेगर कोबेल का भी नाम आ रहा है कि वो चेल्सी उनके लिए जा सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर होगा अगर ये आता है तो। क्या चेल्सी को लग रहा है कि ग्रेगर कोबेल उनके जो मरेस्का सिस्टम है उसमें खेल पाएगा? वी हैव टू सी, बट इंटरेस्टिंग ट्रांसफर ये भी नजर आ रहा है। उसके अलावा एसी मिलान के जो डायरेक्टर है, आई थिंक वो बात कर रहे थे कि जाओ फिलिक्स को क्या परमानेंट बना सकते हैं या नहीं। अब जाओ फिलिक्स पता नहीं चेल्सी के लिए खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अभी पता नहीं, अभी तो स्ट्रेट लोन है, बट आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में पता लगेगा कि जाओ फिलिक्स क्या करेंगे। अब उन्होंने गोल तो मार दिया है, लेकिन वो हर क्लब में जाते हैं, जिस क्लब में, नए क्लब में वो जाते हैं वहां वो गोल मारते हैं। तो इसके आगे उनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है उस पर डिपेंड करेगा कि एसी मिलान उनके लिए बिड करेगी नहीं करेगी। बिड कर सकती है, एसी मिलान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं चेल्सी से, और चेल्सी भी शायद अग्री कर देगी, क्योंकि अगर वो नहीं खेलना चाहते चेल्सी में तो उनके लिए बेटर है कि वो एसी मिलान ही चले जाएं। तो चेल्सी क्योंकि एक नया विंगर देख रही है और एस्तेवाओ भी आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि जॉ फिलिक्स की कोई जगह है, और इवेंचुअली आई थिंक जॉ फिलिक्स सोल्ड हो सकते हैं। तो देखते हैं एसी मिलान क्या करती है। एसी मिलान का सारा डिसीजन डिपेंड करेगा कि अगले 2-3 महीने जॉ फिलिक्स के लिए कैसे जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है इन द समर, इनका भी नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा विलियम सालिबा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और अल्फोंसो डेविस, सबके पीछे मंडरा रही है रियल मैड्रिड। अपेरेंटली रियल मैड्रिड बहुत पैसे खर्च करने वाली है इस समर विंडो में, और वो बहुत सारे टारगेट्स के लिए अपने जाने वाली है। ये तीन आ गए तो उनकी बैकलाइन सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि सालिबा जैसा सॉलिड सेंटर बैक, राइट बैक में आपके ट्रेंट अलेक्जेंडर और लेफ्ट में अल्फोंसो डेविस, और क्या चाहिए आपको इस अटैकिंग फोर्स के साथ बापे, विनीशियस और इसके साथ अगर आपको ये डिफेंस मिल गया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा, बट वो रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड को लगता है अगर उसको टारगेट के लिए जाना है तो वो अपने टारगेट्स के लिए जाती है। तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड कितने टारगेट्स के लिए जाती है, कितने इसमें प्रॉपरली उनके लिए मैनेजेबल होते हैं। ट्रेंट का नाम तो आ ही रहा था, विलियम सालिबा का तो अभी आना शुरू हुआ है, अल्फोंसो डेविस का भी नाम आई थिंक पिछले सीजन में आ रहा था। तो लेट्स सी कि इनमें से कौन कौन से टारगेट के लिए वो जाती है और कहां पे अटैक करती है। जबरदस्त डिफेंस हो जाएगा उनका अगर वो चली गई टारगेट की, और खतरनाक निकल के आएगी वो अगले सीजन के लिए। तो रियल मैड्रिड भी एक टारगेट्स पे अपने नजर रखे हुए है और बहुत सारे आगे पे जाना चाहती है। आप बताना रियल मैड्रिड किन किन टारगेट्स के लिए प्रॉपर्ली जा सकती है। मेरे हिसाब से विलियम सालिबा और अल्फोंसो डेविस का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन
ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आई थिंक वहां चले जाएंगे और वो उनको सूट भी करेंगे, उनके प्लेइंग स्टाइल को और उनके जो जो सिस्टम होता है ना उसमें सूट करेंगे, कि ही इज ऑलरेडी अ बिग प्लेयर और मतलब वो एस्टैब्लिश प्लेयर है और सॉलिड एक जिसे कहते हैं ना एक बेस दे देंगे फॉर द राइट बैक पोजीशन। डैनी कार्वाल वैसे ही अब थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं टीम में। ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर बट टाइम होता है, उनका टाइम आ गया है एंड आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड रेडी है उनसे क्लब की जो पोजीशन है वो लेने के लिए। आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड टू रियल मैड्रिड इज अ पॉसिबल ट्रांसफर। दूसरों का मैं कह नहीं सकता, आई थिंक वो होंगे प्रॉब्ली, रियल मैड्रिड है, कुछ भी हो सकता है, बट सालिबा और अल्फोंसो डेविस को भी अगर ले लिया तो बहुत बड़ी जीत होगी रियल मैड्रिड के लिए। तो रियल मैड्रिड का भी नाम आ रहा है, इनके लिए भी बहुत सारे ये प्लेयर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा आर्सेनल का नाम मैथायस कुन्हा के लिए तो मैंने बता ही दिया। स्पर्स का भी नाम आ रहा है, स्पर्स मैथायस टेल को रखना चाहते हैं परमानेंटली। रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो सब टेल के ऊपर है, बट टेल को वो चाहते हैं कि वो साइन कर ले। अब एंजे पोस्टेकोग्लू की हालत इस समय ऐसी हो रही है कि वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे ये नहीं पता, तो टेल रुकेंगे रुकेंगे कुछ नहीं पता। स्पर्स अभी डिसाइड करेगी पहले तो कि उनको अपना सीजन कैसे ठीक करना है ये वाला, फिर उसके बाद आई थिंक वो डिसाइड करेगी अलॉन्ग विद द प्लेयर कि वो कहां जाना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट मुझे नहीं लगता कि टेल वहां रुकेंगे। टेल के पास क्योंकि अपॉर्चुनिटी रहेगी बायर्न में, स्टिल बायर्न के प्लेयर है और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी आ सकती है, तो टेल को अपने ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि ये दोनों 2-3 महीने कैसे जाते हैं उनके, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन टेल का आना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। स्पर्स में कह तो रहे हैं कि वो रखेंगे, लेकिन एंजे पोस्टेकोग्लू जो कह रहे हैं ये उनका खुद का ही नहीं पता कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उनकी तरफ से गारंटी कोई गारंटी मायने नहीं रखती। सब इवेंचुअली डैनियल लीवी पे डिपेंड करेगा क्योंकि उनके कहने पे ये सब होता है। तो आई थिंक यही सब थे ट्रांसफर रूमर्स, ज्यादा तो आए नहीं है, मैं ज्यादा क्या बात करूं। तो देखेंगे कि और कौन कौन सी न्यूज आती है, कौन कौन से ट्रांसफर रूमर्स आते हैं। कुछ टॉड बोली की भी न्यूज आई थी, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी एक नेगेटिव न्यूज है और मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं है, इसलिए मैं तो डिस्कस नहीं करना चाहता। उसके अलावा ऐसी कोई खास न्यूज आई नहीं है। लोगों के इंजरी रिटर्न की न्यूज आ रही है, बेनिया बार्डिशेल आ गए हैं चेल्सी के उसमें बैक, वेस्ली फोफाना धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और वो भी आ रहे हैं ट्रेनिंग में। तो लेट्स सी क्या होता है। अपेरेंटली मार्क ग्यू इंजर्ड हो गए हैं उनके, और उसमें हम बात करेंगे अभी वो मैचेस में। तो ये सब न्यूज आई है। तो ये तो थी न्यूज, कुछ मैंने ऐसे ही डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा हम मैचेस के बारे में बात करते। पहले तो 2 जो मैचेस हुए थे बड़ा इंटरेस्टिंग मैच थे, सेमीफाइनल्स थे, सेकंड लेग थे और कारबा कप के फाइनल के लिए मैचेस थे। पहला मैच हुआ था आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल। आई थिंक न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल, न्यूकासल के होम ग्राउंड में था। न्यूकासल पहले ही 2-0 की बढ़त से थी और इस मैच में उन्होंने 2-0 की बढ़त लेके 4-0 से ओवरऑल ये मैच जीत लिया। बिल्कुल ही खत्म कर दिया आर्सेनल को। आर्सेनल ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और अपेरेंटली मार्टिनेली भी इंजर्ड हो गए, तो कुछ कर नहीं पाई आर्सेनल। उनका कुछ फिजिकली भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इसाक ने कंप्लीटली डोमिनेट किया उनके डिफेंडर्स को और गोल भी मारा और फिर उसने बेइज्जती भी कर दी उनकी, हम्बल बोल के इंटरव्यू में आपके जो विंगर ने। तो आपके इवेंचुअली आर्सेनल के लिए बहुत ही खराब गया और मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। न्यूकासल जो था वो लग रहा था देखने से कि वो जीतने के लिए खेल रही है और आर्सेनल मुझे लग रहा था ऐसे ही खाली टाइम पास करने आए हुए हैं। तो इन जनरल आर्सेनल डिजर्व नहीं करती थी। पहले लेग में भी न्यूकासल ने कंप्लीट डोमिनेट किया था उसको और इस मैच में भी, इस लेग में भी उन्होंने कंप्लीट डोमिनेट किया है। तो व्हाटएवर इट इज, आर्सेनल डिजर्व कि वो बाहर जाएगी क्योंकि वो बहुत ही गंदा खेल रही थी। आर्सेनल के फैंस आर नॉट हैप्पी विद आर्टेटा, विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, क्योंकि एक और ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई है। अब वो चैंपियंस लीग में है और प्रीमियर लीग में है, देखते हैं वहां क्या करते हैं। बट ये सब जो ट्रॉफीज हैं, कप्स हैं, ये मायने रखते हैं एज अ सक्सेस फॉर द क्लब। तो एक और से बाहर हो गई है वो। आर्सेनल फैंस आर नॉट हैप्पी, आर्टेटा इज नॉट हैप्पी। वो यही बोले जा रहे हैं कि हम स्ट्राइकर्स लेना था बट लिया नहीं, ये वो। आई थिंक जो इस मैच में मेजर डिफरेंस
रहा आर्सेनल के लिए वो था एक प्रॉपर स्ट्राइकर का ना होना। हैवर्ट्ज इस मैच में कुछ नहीं कर पाए। और उधर देखो, अगर आप अलेक्जेंडर इसाक ने ही सारा डिफरेंस मेक किया। एंथनी गॉर्डन ने गोल किया था, बाय द वे मैं एंथनी गॉर्डन का नाम भूल गया था, तो उन्होंने बाद में हम्बल हम्बल कह के उनको झंड भी कर दी। तो इतना कुछ कर दिया। इसके चक्कर में वो माइल्स केली के चक्कर में एक और न्यूज में बताना चाहता है कि वो प्रीमियर लीग ने भी ये भी बोल दिया है कि अपेरेंटली वो ऐसी सेलिब्रेशन पे भी लगाम लगा देंगे जिसमें किसी और प्लेयर की बेइज्जती हो या मॉक किया जाए। वो जैसे वो लुइस केली मॉक कर रहे थे पिछले मैच में इसके अर्लिंग हालैंड को, तो उसके ऊपर भी ये हो गया और आर्सेनल हार भी गया, तो वो तो कंप्लीटली बाहर हो गए। अब देखते हैं कि वो बाकी के कंपटीशन में क्या करेंगे। उनके लिए तो ये हफ्ता भी छुट्टी हो गई है क्योंकि एफए कप से भी बाहर है, वो उनका कोई मैच है नहीं। तो अपेरेंटली वो कहीं जा रहे हैं, उनकी टीम कहीं जा रही है और थोड़ी ब्रेक ले रही है। सो लेट्स सी क्या करती है आर्सेनल। अब उनका तो काम हो गया इस हफ्ते का। एक और टीम है उसके बाद, उनका भी मैच हुआ सेकंड राउंड, सेकंड लेग, वो है स्पर्स वर्सेस लिवरपूल। एक्सपेक्टेड यही था कि लिवरपूल जीतेगी और वही हुआ कि लिवरपूल आराम से जीत गई। स्पर्स की अगेन पैथेटिक परफॉर्मेंस, अगेन सेम डिफेंसिव लैप्सेस, हाई लाइन, और हाई लाइन का फायदा उठा लिया लिवरपूल ने। लिवरपूल लुक्ड द डोमिनेंट टीम, वो थी डोमिनेंट टीम, उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट किया और स्पर्स को आगे आने नहीं दिया। स्पर्स की इंजरी डिप्लीटेड टीम थी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसका फायदा उठाया लिवरपूल ने, आराम से ये मैच जीत लिया, ज्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। सॉन कुछ नहीं कर पाए इस मैच में, कुलुसेव्स्की कुछ नहीं कर पाए, और मैच बड़ा ही बोर सा रहा फॉर टॉटनहम फैंस। टॉटनहम फैंस भी एक ट्रॉफी के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका, और ये ट्रॉफी भी इनके हाथ से चली गई। और अब वो ट्रॉफी तो गई गई है, अब उनको एक और मैच खेलना है, इसकी मैं बात करने वाला हूं, वो भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस मैच के बाद एंजे पोस्टेकोग्लू फिर से डल और डिप्रेसिंग नजर आए। वो यही कहते आए हैं कि भैया सेकंड सीजन में कुछ जीता हूं। अभी तक स्पर्स ने ना जीता है कुछ और ना वो जीतते हुए लग रहे हैं। लीग में भी वो बहुत पीछे हैं। यूरोपा लीग ही एक ऐसी चीज है अब जिसमें वो कुछ कर सकते हैं। क्या करेगी स्पर्स पता नहीं मुझे, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको स्पर्स के कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड हैं, आई अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं से उनको जीतना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा लीग में भी। और अगर वो एफए कप से भी बाहर हो गए और यूरोपा से भी बाहर हो गए तो बहुत ही पैथेटिक सीजन उनके लिए जाने वाला है। तो मुझे नहीं पता स्पर्स क्या करेगी, डैनियल लीवी क्या करेंगे, और ये आपके एंजे पोस्टेकोग्लू का क्या होगा। बट स्पर्स अब भी तो जो भी स्पर्स में हो रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है। ओवरऑल एक टीम ही मेस लग रही है, बिल्कुल बच्चों वाली टीम लग रही है, और डिफेंसिवली वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है इन प्रॉब्ली यूरोप। तो स्पर्स भी हो गई बाहर, ये भी हो गई बाहर। अब फाइनल है जो दो डिजर्विंग टीम थी, लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल, इसकी बात बाद में करेंगे और देखते हैं कि क्या होगा इस मैच में। इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत ही पावरफुल, लिवरपूल वर्सेस एनर्जेटिक न्यूकासल। तो कौन जीतेगा पता नहीं, इसकी बाद में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली जो एफए कप होने वाला है। एफए कप के टाइज है, इस बार कोई लीग नहीं है, लीग मैचेस नहीं है, सिर्फ एफए कप है। और एफए कप में मोस्टली जो टीम्स होती है फोर्थ राउंड के मैचेस हैं उसमें नॉर्मली होती है। दो इनकाउंटर्स ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उनकी बात कर सकते हैं। टेस्टी इनकाउंटर जो बोलते हैं, सबसे पहले हो सकता है आपका जो टेस्टी इनकाउंटर हो सकता है ब्राइटन वर्सेस चेल्सी। ब्राइटन वर्सेस चेल्सी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ब्राइटन एक बोगी टीम है चेल्सी के लिए। चेल्सी की बहुत सारी चीजें ब्राइटन से आई हैं, और कहते हैं चेल्सी का बड़ा भाई छोटा भाई की तरफ वो एक्ट करती है। तो बड़ा ही तगड़ा मैच होगा। दोनों ही टीम्स कभी अच्छा खेल रही है, कभी खराब खेल रही है। बैलेंस और कंसिस्टेंसी किसी में भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में। डिफेंस कभी कभी खराब होता है, कभी कभी अटैक खराब होता है। ब्राइटन में एक नए मैनेजर है, चेल्सी में एक नए मैनेजर है, तो दोनों टीम्स एक ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ नहीं पता कि इस मैच में क्या होगा। जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फोर्थ राउंड से आगे निकल के आगे जाना।
चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसे क्लब कॉम्पिटिशन्स में, कप कॉम्पिटिशन्स में रहना है। कारबाओ से तो वो वैसे ही बाहर हो गई है, वो चाहते हैं कि एफए कप में वो अच्छा करे। ब्राइटन की भी कोशिश होगी कि वो आगे बढ़े, आगे अपने एम्बिशंस दिखाए, क्योंकि सब कहते हैं कि ब्राइटन एक एम्बिशनलेस क्लब है। मेरे को नहीं लगता वो एम्बिशनलेस है, बट वो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करते, शायद इस वजह से वो ऐसे फील होते हैं। तो दोनों को अपने अपने पॉइंट प्रूव करने हैं, आगे जाना है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच करके दिखाना है। वीकनेसेस दोनों में है, डिफेंसेस दोनों के पुअर है, गोल्स लीक कर सकते हैं, कभी कभी उनके अटैक चलते नहीं है, ऑल्दो दोनों के पास अच्छे अटैक्स हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं, बट कभी कभी नहीं चलते। तो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है इन दोनों टीम में से, और यही जो इनकंसिस्टेंसी है ये मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकती है। जो उस दिन अच्छा कर गया, डिफेंस चल गया, अटैक चल गया, वो जीत जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्शन दूंगा तो मेरे हिसाब से 1-2 से चेल्सी जीत जाएगी। ज्यादा गोल नहीं होंगे, लेकिन चेल्सी लास्ट में निकाल लेगी। चेल्सी रिसेंट में ब्राइटन को काफी बार हरा भी चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि चेल्सी जीत जाएगी, लेकिन ब्राइटन कुछ भी कर सकती है। ब्राइटन के साथ अभी लीग मैच भी है, तो दो मैच चेल्सी को एक साथ खेलने हैं ब्राइटन से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि चेल्सी ये मैच को जीत लेगी, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफ स्क्वाड है। ब्राइटन के पास भी अच्छे प्लेयर्स है, बट ब्राइटन का जो ओवरऑल स्क्वाड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। चेल्सी की स्क्वाड क्वालिटी उसमें काम आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली चेल्सी के पास जैक्सन नहीं है, ग्यू नहीं है, बट नुकुंकू आगे खेलेंगे, प्रोबेबली पामर, सब ये खेलेंगे, तो आई थिंक उनके पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो ये मैच निकाल सकते हैं। ब्राइटन हाईलाइन खेलता है, चेल्सी बैलेंस गेम खेलती है। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि चेल्सी हो सकता है कि इतनी हाईलाइन ना खेले और इसी का फायदा चेल्सी को हो जाए। और ब्राइटन क्योंकि हाईलाइन खेलती है तो चेल्सी के पास मौके रहेंगे आगे बढ़ने के और गोल स्कोर करने के। जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड आई थिंक चेल्सी ये निकाल लेगी। देखते हैं कि अब क्या होगा इस मैच में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। मेरे हिसाब से स्कोर बोर्ड होगा इसका 1-2 इन फेवर ऑफ चेल्सी। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, वो है एस्टन विला वर्सेस टॉटनहम। एस्टन विला और टॉटनहम अगेन दो टीम्स जो कायदे से फाइट करनी चाहिए, बट राइट नाउ एस्टन विला इज अ बेटर टीम देन टॉटनहम। ये मैच थोड़ा सा इजी है प्रेडिक्ट करने में। मेरे हिसाब से टॉटनहम भी अच्छा नहीं खेल रही है और एस्टन विला के पास प्लेयर्स हैं टॉटनहम को हर्ट करने के लिए। इन जनरल क्योंकि एस्टन विला की शायद होम ग्राउंड में हो रहा है ये मैच, आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस मैच। पर ये टॉटनहम के लिए बहुत जरूरी मैच है। अगर टॉटनहम इसमें एस्टन विला को हरा पाई तो टॉटनहम को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं हरा पाई तो उसके लिए एक और एम्बैरेसिंग रिजल्ट हो जाएगा और एंजे पोस्टेकोग्लू और ज्यादा उसमें आ जाएंगे, क्या कहते हैं, और ज्यादा स्क्रूटनी में आ जाएंगे और ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। तो टॉटनहम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अभी एक बहुत ही मनोबल खराब करने वाली हार से आ रहे हैं, वो एम्बैरेसिंग हार से आ रहे हैं। और कितने 2 दिन है बीच में और 2 दिन के बाद ही उनका मैच रख दिया गया है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत ही मजेदार मैच होगा। उनाई एमरी इस समय बेटर कोच लग रहे हैं एंजे पोस्टेकोग्लू से, तो आई एक्सपेक्ट एस्टन विला टू विन। बट टॉटनहम को दिखाना होगा इस मैच में कि वो एक बड़ी टीम है और वो अपनी वापसी कर सकती है और अपना सीजन बचा सकती है। तो इन जनरल मेरे हिसाब से स्कोर की प्रेडिक्शन दूं मैं तो स्कोर वुड बी 2-0 टू एस्टन विला। लेकिन अगर टॉटनहम इस मैच में कुछ कर पाई तो वो अपना सीजन सैल्वेज कर पाएगी। हो सकता है उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है ये, और कोई मतलब शॉक नहीं होगा कि अगर टॉटनहम बाहर हो जाएगी, बट टॉटनहम को इस मैच में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, ताकि वो दिखा दो पाए कि वो टॉटनहम है और वो भी कुछ कर सकती है। सॉन, कुलुसेव्स्की अच्छे प्लेयर जो है ना, उनके बड़े प्लेयर्स हैं, उनको फायर करना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि वो कुछ कर सकते हैं इस लीग में भी और प्रॉब्ली इन कॉम्पिटिशन में भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं एफए कप के। आप फॉलो करते रहना, हम भी फॉलो करेंगे, सोशल्स में अपडेट करते रहेंगे और आपको सारी इन्फो देते रहेंगे। आप बताना कौन कौन से इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, केन कहां जा सकते हैं, कौन इनमें जीतेगा, या और कोई मैच जो होने वाले हैं उनमें कौन कौन जीतेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं सारे और मजा आएगा 4th राउंड देखने में। पीएल तो है नहीं, लेकिन एफए कप से काम चलाएंगे और आएंगे अगले एपिसोड में। मैंने पहले बताया था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एपिसोड आएंगे
और मतलब अगर आएंगे तो इन्हीं 3 दिन में आएंगे, और कोशिश मैं करूंगा कि और अच्छे अच्छे और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एपिसोड्स आपके लिए ला पाऊं। थोड़ा सेट पे भी और काम करेंगे, और चीजों पे भी काम करेंगे, डायलॉग डिलीवरी सब चीजों पे काम करेंगे, आपको हम बेटर करके दिखाएंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे। तो कीप फॉलोइंग अस, कीप लाइकिंग अस, शेयर कर लेना और हमें अपना सपोर्ट देते रहना यार, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं निकलता हूं इसके साथ, and I'll meet you and I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.